अच्छा जी, आईसीटी का रोल क्या है इन रिस्क मैनेजमेंट? एक नज़र ज़रा बोर्ड पर रखिएगा प्लीज़। इस चैप्टर में है क्या? 4 बातें, 5 प्रिसाइसली। सबसे पहले ये चैप्टर आपको बताता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क। तो ये चैप्टर शुरू होता है रिस्क की डिफरेंट कैटेगरीज के साथ। और कितनी कैटेगरीज हैं? कल उसके ऊपर बात की थी, 5। पहली कैटेगरी कौन सी है? साइबर सिक्योरिटी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ऑपरेशनल रिस्क। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? कंप्लायंस। चौथी कैटेगरी कौन सी है? फाइनेंशियल। और आखिरी होगी स्ट्रेटेजिक रिस्क। फिर हर कैटेगरी के अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। दूसरी चीज जो इस चैप्टर के अंदर है, दैट इज आफ्टर स्टडिंग द डिफरेंट कैटेगरीज, अब बारी आती है कि हमें कैसे हेल्प करता है इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमें आईसीटी कैसे हेल्प करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये आईसीटी हमें हेल्प करता है। आईसीटी हेल्प्स इन रिस्क रिपोर्टिंग। रिस्क रिपोर्टिंग। तीसरा टॉपिक इस चैप्टर में है आईसीटी हेल्प्स इन रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन। और 1 2 3 4 हो गए। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस। के दौरे जदीद में आईसीटी से क्या क्या और कैसे कैसे हेल्प ली जा रही है। तो ये कंप्लीट चैप्टर यही 5 बातें आपको बताता है। पहला कौन सा? डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद ओके। कल हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हर कैटेगरी की क्या थी? सब कैटेगरीज थी। तो एक नज़र करके उसको भी साथ ही बना देते हैं ताकि हमारा पूरा मैप क्रिएट हो जाए। तो इधर ही बना लेता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में कितनी बातें थी? 4। पहला कौन सा था? डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर, फिशिंग और इनसाइडर। इसी तरह सेकंड मेरे पास क्या था? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर मेरे पास कितनी बातें थी? 3। लिखवाएं कौन सी थी? सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर, सप्लाई चेन डिसरप्शन, और तीसरी थी इनएफिशिएंसी इन प्रोसेस। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? कंप्लायंस। तीसरी कैटेगरी मेरे पास आ गई कंप्लायंस। इसमें 2 बातें होंगी।
रेगुलेटरी लॉज एक है, रेगुलेटरी लॉज, और दूसरा कौन सा है? लीगल पेनल्टीज। उसके बाद मेरे पास आती है चौथी चीज, वो कौन सी है? जगह खत्म हो गई, यहां पे ले आते हैं। चौथा क्या है मेरे पास? फाइनेंशियल। और इसमें तीन बातें कौन सी हैं? फ्रॉड, मार्केट वोलेटिलिटी, और इकोनॉमिक डाउनटर्न। एंड देन द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक। और इसमें तीन बातें, दो बातें, तीन बातें। पहला, पुअर डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, और कंपेटिटर थ्रेट। यानी कि आप उस पर भारी नहीं, वो आप पे भारी। अच्छा जी। देन आईसीटी हेल्प्स इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा रिस्क रिपोर्टिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आईसीटी हेल्प्स इन रिस्क मिटिगेशन। यहाँ तक ओके? अच्छा अच्छा, 2 मिनट जरा बंद करना। का रोल इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, चार बातें। कितनी बातें? चार मेरे पास टूल्स हैं जिससे ये आईसीटी मुझे हेल्प करेगा रिस्क को आइडेंटिफाई करने में। 4 टूल्स। पहला टूल है मेरे पास, उसका नाम है डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। पहला टूल कौन सा? डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। सेकंड टूल कौन सा है? पहले बस नाम लिख लें। सेकंड कौन सा है? रियल टाइम मॉनिटरिंग। तीसरा कौन सा? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। और चौथा बताइएगा? ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनिंग। ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनिंग। इसी तरह एक स्टेप आगे आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा? रिपोर्टिंग। इसमें भी 4 टूल्स हैं। पहला टूल कौन सा? डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन ऑफ रिस्क। तो लिख लेते हैं, डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन ऑफ रिस्क। सेकंड, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। तीसरा कौन सा? रिस्क रिपोजिटरीज। और चौथा कौन सा? चौथा कौन सा है? रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल। रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल्स।
अच्छा, उसके बाद मेरे पास स्टेप 3 कौन सा है? मिटिगेशन। स्टेप 3 कौन सा है? मिटिगेशन। इसमें भी कुछ टूल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। पहला कौन सा है? पहला है डिजिटल तरीके। कितने टूल्स हैं इसमें? 4। तो डिजिटल तरीके इसको ख़त्म करने के। सेकंड कौन सा है? इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम, IRS। उसके बाद तीसरा बताइए। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। और चौथा कौन सा? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम। ये पूरे चैप्टर का एक मैप है। अभी इन सब की डिटेल्स में जाते हैं, मगर मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा इसको कागज़ पे लें। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, पेन पकड़ें, एक कागज़ पकड़ें, उसको उतारें। जल्दी उतार लें।
हाँ जी, हो गया, जल्दी कर लें यार। हो गया, अच्छा जी। अब सुने, हर टूल के अंदर कुछ सब टूल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर टूल के अंदर कुछ क्या है, सब टूल्स है। बहुत आसान सी बातें। पहला क्या लिखा हुआ है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। उसमें पहला पॉइंट क्या है, डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। इसमें 2 बातें, नंबर 1 एआई, बाकी 3 बातें। नंबर 1 एआई प्लस एमएल प्लस डैट, एआई प्लस एमएल प्लस डैट। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, डैट स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिटिक्स टूल। अब इसका काम क्या है, फर्ज करें मैं एक बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता हूँ, मिज़ान बैंक में, और मिज़ान बैंक वालों को मैं कहता हूँ कि जनाब मेरी क्या आती है, नॉर्मल सैलरी आती है, वो कितनी है, वो लाख रुपये। तो ईयर 1 में हर महीने एक अकाउंट से मेरे अकाउंट में क्या आता होगा, लाख रुपये आता होगा। कभी कभी बोनस, तो शायद अमाउंट एक 20, एक 30, प्लस माइनस करके आप यूँ समझ लें कि 20 to 25% का एक कुशन होता है कि नॉर्मल अमाउंट क्या आनी चाहिए थी, लाख रुपया, कभी बढ़ के क्या हो जाएगी, एक 20, एक 30। अचानक से अगर मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ जाए और एक फॉरेन अकाउंट से आ जाए, आ गई। अब अगर वहाँ पे सिर्फ क्लर्क बैठे हों आप जैसे या मेरे जैसे, जिनको नींद आई हो, काम तो कर रहे हैं, मगर
उनको है कि यार छुट्टी 5 बजे होनी है, तो 4 बजे अगर मैं बैग बंद करना शुरू करूँ तो 5 बजे तक तो गेट से बाहर चला ही जाऊँगा। फिर 2 बजे लंच ब्रेक करनी है, फिर 1 बजे मैंने चाय पीनी है, फिर 3 बजे मैंने दोबारा चाय पीनी है। तो फिज़िकल वर्ल्ड में ये मसले मसाइल थे। वो क्या लेके आए? ICT। ICT डिटेक्ट कर देगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्या है, रेड फ्लैग है, ये क्या है, रेड फ्लैग है, इसको अलर्ट कर देगा। क्यों करेगा अलर्ट? क्योंकि उसमें फीड हुआ है कि मेरा कस्टमर का बिहेवियरल पैटर्न क्या है, मेरा कस्टमर नॉर्मली क्या क्या ट्रांजैक्शंस करता है, मेरे कस्टमर को नॉर्मली पैसा कहाँ से आता है, एक बिहेवियर बना हुआ है। और जैसे ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो कि बिहेवियर से ब्रीच हो रही है, जो कि बिहेवियर से ब्रीच हो रही है, उसको AI पकड़ लेगा। ये बिहेवियर रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मशीन लर्निंग। नाम भी है ना, लर्न। तो बिहेवियर रिकॉर्ड कौन करता है? मशीन लर्निंग। AI क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और दैट उस पूरी ट्रांजैक्शन को क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। तो इसमें 3 बातें हैं, AI, machine learning and that. AI is normally doing what? यहाँ लिखा था मैंने, AI is making decisions, ML क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है, और ये बेचारा क्या कर रहा है? उसको एनालाइज कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात दिख देनी है आपने। सेकंड क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसमें 2 बातें, रियल टाइम मॉनिटरिंग में 2 बातें कौन सी हैं जनाब? एक है IDS और दूसरा क्या है? सीम। और दोनों बातें हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। इसमें 2 बातें कौन सी हैं? IDS प्लस सीम। IDS स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि डिजिटल अलार्म। डिजिटल अलार्म एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को साथ साथ क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है कि क्या वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न से आउट तो नहीं हो रही। और सेकंड क्या है? सीम। याद करें सीम क्या होता था? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। करता क्या था? डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा इकट्ठा करता था और हमारे दिए हुए फ्रेमवर्क के मुताबिक असेस करता था, पैटर्न्स पकड़ता था। अगर कोई ट्रांजैक्शन खराब लग रही है तो फौरी तौर पे क्या भेजता था? अलर्ट भेजता था। तो यूं समझ लें, IDS इज फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, IDS इज फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, एंड जब एग्रीगेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? सीम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सीम यूज करेंगे। तीसरा क्या है? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। वर्ड प्रिडिक्शन स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। तो सिंपल, हमारे पास्ट के डाटा को पकड़ के देखेगा कि फ्यूचर में किस किस तरह के रिस्क डेवलप हो सकते। प्रिडिक्टिव डाटा कहाँ से ले रहा होगा? पास्ट से। ट्रेंड्स एनालिसिस, याद करें ज़रा, चैप्टर कौन सा था? कुछ याद है? तो हमारे पास के डाटा को पकड़ के प्रिडिक्ट करेगा कि इस इदारे में मजीद किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। चौथा क्या? ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर, सॉफ्टवेयर जो कि खुद ही से रिस्क को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें 2 बातें, वल्नरेबिलिटी स्कैन और दूसरा पेनिट्रेशन टेस्ट। लिख लेते हैं। पहला कौन सा? वल्नरेबिलिटी स्कैन प्लस पेनिट्रेशन टेस्ट। भाई आपने 5 करोड़ रुपया लिया और आपने एक इदारे को IT सर्विसेज प्रोवाइड की। कितने पैसे लिए? 5 करोड़। सर्वर का पासवर्ड आप रख के आए 1 2 3 4 5 6।
पैसे कितने लिए? ये पासवर्ड बनता है नहीं ना? कौन बताएगा? वल्नरेबिलिटीज क्या? आपके सिस्टम में जो जो चीजें वीक हैं, आउटडेटेड है, मिस्ड है, वो सारी कौन डिटेक्ट करेगा? वल्नरेबिलिटी स्कैन। कि सिस्टम का पासवर्ड वीक है, सिस्टम में सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड नहीं है, सिस्टम में फायरवॉल मिसिंग है, सिक्योरिटी पैच अपडेटेड नहीं है, आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, पुरानी विंडो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी खामियां कौन बताएगा आपको? वल्नरेबिलिटी स्कैन। और क्या ये मैनुअल है? नहीं, ये ऑटोमेटेड है। तो वीकनेसेस कौन बता रहा है? वल्नरेबिलिटी। और इसमें आखिरी बात क्या लिखी हुई है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपको याद होगा डीडॉस क्या होता था? होता क्या था? सिस्टम के ऊपर एकदम से ट्रैफिक की बम्बार्डमेंट करना कि सिस्टम आपका बैठ जाए, यही था। तो इससे पहले कि एक्चुअल हैकर अटैक करे, हम क्या करते हैं? हम इसी तरह का एक फेक अटैक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इस तरह का फेक अटैक करवाते हैं। हम सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम कहां तक बर्दाश्त कर सकता है। एक मॉक अटैक करवाते हैं और ये ढूंढते हैं कि क्या मेरे सिस्टम में इतनी ताकत है या नहीं। ताकत नहीं है, इट मीन्स कि मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे सिस्टम में ये वीकनेस आ गई है। तो आइडेंटिफिकेशन में 4 बातें। पहली बात कौन सी है? डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। इसमें 3 बातें, एआई, एमएल और डैट। सेकंड, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसमें 2 बातें, आईडीएस और सीम। प्रिडिक्टिव में 2 बातें, पास्ट टू फ्यूचर। और ऑटोमेटेड में 2 बातें, वल्नरेबिलिटी और पेनिट्रेशन टेस्ट। अब एक काम करें, एक दफ़ा किताब से पढ़ लें ताकि आपको हौसला हो जाए। जो मैंने बताया वो यही है। ये जी, एक दफ़ा ये चारों चीज़ें तसल्ली से देख लें। आईकैप की बुक में इसके ऊपर एक पूरा पेज है जो कि यहाँ पे 3x4 के टेबल में फिट हुआ हुआ। तसल्ली से पढ़ लें। डाटा को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। डाटा कहाँ से ले रहा है? सिस्टम लॉग से, आईओटी से, नेटवर्क से। और कैसे काम करता है? बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। और क्या पकड़ता है? आपके बिहेवियर्स को। जहाँ पे मसला है उसको क्या कर देगा? फ्लैग। अनॉमली कहते हैं समथिंग विच इज एक्सेप्शन, समथिंग विच इज आउट ऑफ पैटर्न, दैट इंडिकेट्स सिक्योरिटी ब्रीच। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास? रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसमें क्या क्या था? आईडीएस और सेम। आईडीएस सिंगल के लिए, और अगर एग्रीगेट है तो उसके लिए सेम यूज होता है। देन प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, पास्ट के यानी कि हिस्टोरिकल डाटा को यूज करके आप क्या कर रहे हैं? एंटीसिपेट कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के पोटेंशियल रिस्क और डिसरप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, उसको क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट। मॉडल्स यूज होंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल, एल्गोरिदम्स, ये सारे यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। चौथा, ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनिंग। इसमें 2 बातें हैं, एक है वल्नरेबिलिटी स्कैन और दूसरा क्या है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पढ़ लें। हो गया?
चलो आगे, चले आगे आ जाए। सेकंड इज रिस्क रिपोर्टिंग। रिस्क रिपोर्टिंग, पहला पॉइंट क्या है? डैशबोर्ड्स एंड विजुअलाइजेशन। सर अगर आपको डिटेल प्रोवाइड की हो, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हो, डाटा लंबा चौड़ा लिखा आ रहा है, वो जल्दी अंडरस्टैंडेबल होता है या तस्वीर? तस्वीर। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाऊं, कुछ ऐसी, जिसमें कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ चार्ट्स हैं, कुछ मैप्स हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ मूवमेंट हो रही है, रियल टाइम मूवमेंट हो रही है, तो बैठे बैठे आपको पता होगा कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा रिस्की है, कौन सा डिपार्टमेंट कम रिस्की है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पे मुझे कम टाइम लगाना है। ये है आपका रिस्क डैशबोर्ड। और क्या इसकी एक्सेस इदारे में मौजूद हर बंदे के पास होती है? एग्जीक्यूटिव्स के पास होती है, मैनेजर्स के पास होती है, और रेगुलेटर्स के पास होती है। किन किन के पास होती है? रेगुलेटर्स, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स। सीनियर जो लॉट होती है उनके पास ये, हाँ जी, स्ट्रेटेजिक कोर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा, मगर वो ज़रूरी है कि क्या आ रहा हो? रियल टाइम आ रहा हो। इसके लिए रियल टाइम होना शर्त है। तो डैशबोर्ड्स क्या है? बेसिकली लिख देते हैं, बुलेट्स बना लेते हैं कि हम डाटा पकड़ रहे हैं कहाँ पे? डिफरेंट डिपार्टमेंट का डाटा। हम उसको क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं। कैसे? थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स, और इससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं रियल टाइम। अब अगर समझ आ गया तो उसको रटा नहीं मारना, आप उसको अपने अल्फाज में लिखें। इसका फ़ायदा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग जल्दी। तस्वीर देखते साथ ही मुझे पता चल गया है कि मैंने किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करना है, किस डिपार्टमेंट में कम काम करना है, तो मेरा फैसला जल्दी। हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हमें अर्ली पता चल जाता है कि फ्यूचर में यहाँ पे मसला आने वाला है। रियल टाइम अवेयरनेस होती है रियल टाइम अवेयरनेस होती है। सेकंड क्या है? ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? और ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको आसान बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? एक ऐसा सिस्टम जो कि खुद ब खुद क्या बना रहा है? रिपोर्ट्स बना रहा है। मैनुअल काम तो नहीं है। अच्छा, ये रिपोर्ट्स बना के किसको भेजेगा? स्टेक होल्डर्स को। और नॉर्मली स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं मेरे? कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, डायरेक्टर्स। ये रिपोर्ट का एक प्रॉपर क्या बना होगा पीछे? टेम्पलेट, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होगा, खुद से बनाएगा, प्री डिफाइंड होगी, और उसको पता है कि इसने डेली बनानी है, मंथली बनानी है, क्वार्टरली बनानी है, बाय एनुअली बनानी है या एनुअली बनानी है। तो ये सारा काम खुद से कर रहा है, इसमें ह्यूमन एलिमेंट शामिल नहीं है। फ़ायदा? एरर्स कम, टाइम सेव, और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पे खुदकार तरीके से रिपोर्ट्स, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट के ऊपर, प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर आपको क्या बना के दे रहा है? रिपोर्ट बना के दे रहा है पीरियोडिकली। और ये पीरियड आपने फिक्स किया होगा कि आप इसको डेली करना चाहते हैं, मंथली, वीकली या बाय एनुअली। फ़ायदा क्या है इसका? टाइम सेव होता है, एरर्स लेस हैं, और फॉर्मेट क्या है? कंसिस्टेंट फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट। तीसरा पॉइंट क्या है? सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग रिपोजिटरीज, सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरीज। तीन वर्ड्स हैं। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है? एक जगह पे इकट्ठा होना, यानी कि इट इज़ न्यूक्लियस,
रिस्क मीन्स खतरा, रिपोजिटरी मीन्स स्टोर या वेयर हाउस, रिपोजिटरी मीन्स स्टोर या वेयर हाउस। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे सेंट्रलाइज्ड डाटा इकट्ठा हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है और वो साथ साथ क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, और ये हमेशा क्या होगी रियल टाइम, ये हमेशा क्या होगी रियल टाइम। जैसे फर्ज करें आपकी एक ग्लोबल कंपनी है, वो पाकिस्तान में भी है, यूएई में भी है, यूके में भी है, हर जगह पे है। अब पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान के होंगे, यूएई के मसले उनके अपने होंगे और यूके के मसले उनके अपने होंगे। अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो हर कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो अपनी कंपनी के अंदर मसले सॉल्व कर रहा होगा, मगर इन तीनों के सर पे एक होल्डिंग कंपनी भी तो होगी जो इन सब को मैनेज कर रही होगी। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बॉस कंपनी। अब इसका डाटा अपना, इसका अपना, इसका अपना, मगर ये तीनों जगह का डाटा इकट्ठा कहाँ पे हो रहा होगा, इस बॉस के पास। तो ये सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरी बना के बैठा हुआ है कि हर जगह का मसला यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा, कोऑर्डिनेट हो रहा, हर जगह का मसला यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और जो हेड ऑफिस है उसको आइडिया हो गया है कि जनाब मेरा कौन सा इदारा सही काम कर रहा है और कौन सा इदारा ख़राब काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन होगी ना। फिर यहाँ पे आ जाए चौथा क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क सिंपल कि आप लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, आप लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। तो जो आपके कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं वो फिर परेशान होंगे, क्योंकि जब आप लॉज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो आप पे क्या लगाएंगे, फिर पेनल्टीज लगाएंगे, फाइन्स लगाएंगे। क्योंकि लॉ को भी तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है ना कि भाई मेरे इदारे में क्या क्या रिस्क है, कौन कौन से मसले। तो हमें क्या अवॉइड करनी है, लीगल पेनल्टीज। हमें ऑडिट के लिए हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है, और एक्यूरेट क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। एक दफा उसको भी पढ़ लो, करें रीड। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है, डैशबोर्ड्स एंड। आप अपने डाटा को क्या कर लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे करते हैं, थ्रू डैशबोर्ड। उसमें क्या आ रहा होता है, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स, ताकि डिस्प्ले हो सके रिस्क का ट्रेंड क्या है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। सेकंड इज ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मीन्स खुदकार तरीके से वो बनाता है, और इसमें ज़रूरी है कि इट शुड बी अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, डेली हो, मंथली हो, स्केड्यूल हुई हो। किसके लिए होती है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए और रेगुलेटर्स के लिए। तीसरा क्या है, सेंट्रलाइज्ड। इसमें क्या होता है, तमाम रिस्क रिलेटेड डाटा एक जगह पे आप क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और चौथा क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। अच्छा जी, आज की आखिरी बात करते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, रिस्क मिटिगेशन। पहला पॉइंट क्या है, रिस्क मिटिगेशन। इसको वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी। लिख लें, हाथ से लिख लें, बुक पे हाथ से चेंज कर लें, इसको कर लें डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, या सिंपल डिजिटल टूल्स भी लिख सकते हैं। इसमें तीन चार बातें हैं। पहली बात है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है,
अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फायरवॉल आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप माइंड करेंगे मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आईपीएस आता है तो आता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूं आपको एंटीवायरस के बारे में पता है और आपको, तो चैप्टर 14 इसलिए कहता हूं इंपॉर्टेंट है, एनक्रिप्शन प्लस एंटीवायरस। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। कहाँ गया वो भाई, एक भाई था उसने सवाल किया था एक दफा, आज नहीं आया। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, इंसिडेंट हो गया है, अब मेरा इदारा उससे कैसे निपटे जा रहा है, कैसे उसको ओवरकम कर रहा है। तो देयर शुड बी सम प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल्स कि अगर खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो अब हमने इस हमले से बाहर कैसे आना है। तीसरा इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमारा सिस्टम बंद ना हो। उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, हमारे पास बैकअप्स होने चाहिए, हमारे पास सिस्टम रेप्लिकेट हो जाना चाहिए कि अगर एक सिस्टम मेरा ख़राब हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरा काम बंद हो गया, मेरे पास इसका रेप्लिका यानी कि कॉपी मौजूद होनी चाहिए। और चौथा क्या है, ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम। इसमें दो बातें हैं। पहला क्या है, सेल्फ हीलिंग, ऐसा सिस्टम हो जो कि खुदकार तरीके से ठीक होना शुरू हो जाए। सेल्फ हीलिंग मीन्स खुदकार तरीके से क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक कर ले। भाई एक सिस्टम के ऊपर रश पड़ गया, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, तो देयर शुड बी अ सिस्टम कि वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करे, ट्रैफिक को मूव करना शुरू कर दे। एंड द लास्ट वन इज इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन। आज उसको पता हो कि फ्यूचर में कौन सा थ्रेट आ सकता है, उसको आज के आज ही ख़त्म कर दे विद द यूज़ ऑफ एआई, विद द यूज़ ऑफ एआई। इसके बाद एक और पेज है, वो किस नाम से आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड आई बिलीव कि इतना कुछ करने के बाद ये एक पेज आप कर सकते हैं। यस, यकीन मानिए इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई। चलें आप एक दफ़ा पढ़िएगा, हम लोग कल उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल क्या है, कल जुम्मेरात है, जुम्मेरात है ना, ठीक है। कल हमारा, सुन लें, हौसला हौसला, दो बातें करने जा रहा हूँ। कल ये चैप्टर अलॉन्ग विद इसके क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज ख़त्म हो जाएगा। फ्राइडे को हमारी क्लास जूम पे होती है, और क्या हुआ, जुम्मा तो वैसे बंद है। क्लास का टाइम, जूम वाली क्लास का टाइम चेंज कर लूँ, क्या रखूँ, चलो मैं देख लेता हूँ। और जो मैं बात करने जा रहा था वो ये कि हफ्ता हमारा ऑन है, हमने चैप्टर नंबर 16 करना, बता रहा हूँ, मैं इधर ही खड़ा हूँ, यकीन मान मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो जुम्मा एंड हफ्ता वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 16, क्योंकि 14 से लिंक करता है 17 और 17 से लिंक करता है 16, तो वो करेंगे। और जो आपका टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन क्लास टाइमिंग्स में हो रहा होगा, फिजिकल हो रहा होगा। ओके ओके, चलो। तो अब आपने कहा उसका टाइम चेंज कर दें, वो मैं आपको देख के बताता हूँ। ओके।